अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज नई एक्सरसाइज 30.5 का हम आगाज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और ये जो एक्सरसाइज है ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पर मबनी सवालात पर है। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड व्हाट इज़ द एंगल ऑफ डिप्रेशन, पहले इसको समझेंगे। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो एक्सरसाइज 30.5 के क्वेश्चंस पिक करेंगे हम। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, हेडिंग डालें, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। और एक तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखना। इनमें क्या डिफरेंस है, ये कौन सा एंगल है? जब हम बात करते हैं एंगल की तो व्हाट इज़ द एंगल? एंगल इज़ द लीस्ट आर्क बिटवीन टू लाइंस। जो बचपन से आप तारीख पढ़ते चले आ रहे हैं कि अगर ये दो लाइंस हैं तो इन दो लाइंस के दरमियान ये जो लीस्ट आर्क होती है दैट वन, दिस इज़ कॉल्ड एंगल। इसकी एक डेफिनेशन ये भी है कि दो लाइंस के दरमियान पॉइंट्स का जो यूनियन है वो एंगल को फॉर्म करता है। यूँ भी कह सकते हैं। बार आसान मिसाल यही है कि दो लाइंस के दरमियान जो ये लीस्ट आर्क है दैट इज़ कॉल्ड एंगल। इसको एंगल कहा जाता है। एंगल ज़ीरो होगा, अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा, ये एंगल बढ़ रहा है। और यहाँ पहुँचने के बाद एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएँ तो एंगल 180 हो जाएगा। और अगर ये यूँ हो जाए तो एंगल 270 हो जाएगा। और अगर ये पूरी लाइन टर्मिनल लाइन घूम जाए तो एंगल 360 डिग्री हो जाएगा। तो एक रेवोल्यूशन में टोटल एंगल 360 डिग्री पाया जाता है। तो याद रखिएगा ये एंगल तो हम समझ गए। एक हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है इसमें, एक टर्मिनल लाइन कहलाती है। टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड बोलते हैं, बाद दूसरी को टर्मिनल साइड बोलते हैं, मुख्तलिफ नाम से। बहरहाल ये दो लाइन्स हैं। इन दो लाइन्स के दरमियान जो है लीस्ट आर्क इज कॉल्ड द एंगल, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं? पहले एंगल ऑफ एलिवेशन को समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपके पास टू लाइन्स हैं, ओके, तवज्जो है। यहाँ पर ये एक लाइन हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन मान लें। इसको आप रेफरेंस लाइन भी बोल सकते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज व्हाट? रेफरेंस लाइन। ये वाली लाइन जो नज़र आ रही है, इसको चाहें तो आगे तक बढ़ा लें। और एक लाइन ये नज़र आ रही हो आप, इसको साइट लाइन भी बोला जाता है। साइट लाइन, दिस इज़ योर साइट लाइन। इसको साइट लाइन क्यों बोलते हैं? नज़री ख़त इसलिए बोलते हैं कि फ़र्ज़ कर लें कोई शख्स अगर इस पॉइंट पर मौजूद हो, दिस इज़ सपोज़ पॉइंट है, इस पॉइंट को आप नाम देते हैं सपोज़ दिस इज़ पॉइंट बी। अगर कोई शख्स पॉइंट ए पर मौजूद है और ये सामने फ़र्ज़ कर लें वॉल है, एक लम्हे के लिए तसव्वुर कर लें दिस इज़ अ वॉल, दीवार, और दीवार के टॉप पर जो है कोई कैट मौजूद है, दीवार के टॉप पर कैट या बिल्ली मौजूद है। तो जब वो शख्स इस बिल्ली को देखेगा जो कि दीवार के टॉप पर मौजूद है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से एक साइट लाइन बनेगी क्योंकि वो उसे देख रहा है कैट को। तो इन दो लाइंस के दरमियान दिस इज़ कॉल्ड एंगल। ये एंगल तो फॉर्म हो गया, लेकिन इस एंगल को बोला जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। यूँ समझ लें कि कोई भी शख्स अगर नीचे मौजूद है ग्राउंड पर और ग्राउंड से वो ऊपर की तरफ देखता है तो जो भी एंगल बन रहा होता है दैट एंगल इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। उसको ज़ाविया उरूज उर्दू में और इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। अब ये दीवार है, हो सकता है कि ये वॉल ना हो, ट्री हो। अगर ये फ़र्ज़ कर लें ट्री या दरख्त है और दरख्त की किसी शाख के ऊपर कोई परिंदा बैठा हुआ है और कोई शख्स फिर उस परिंदे को देखता है तो फिर एक और एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, दैट इज़ आल्सो नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो कोई भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है। फ़र्ज़ कर लें लाइट हाउस है, रोशनी का मीनार, और एक शिप है, शिप समंदर के अंदर होता है और शिप से कोई शख्स जो है कैप्टन लाइट हाउस को देख रहा है। तो लाइट हाउस के टॉप पर जो है वो लाइट होती है जो कि शिप्स को जो समंदर में खड़े होते हैं उन्हें सिग्नल देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो जब कैप्टन शिप का उस लाइट हाउस के टॉप पर लाइट को देखेगा तो फिर एक और एंगल बनेगा कैप्टन की नज़रों से उस टॉप तक लाइट को देखने के लिए, वो भी एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा।
तो ये वॉल भी हो सकती है, ये ट्री भी हो सकता है, याद रखिएगा, और ये लाइट हाउस भी हो सकता है, और हो सकता है कि ये प्लेन हो। फर्ज कर लें इस पॉइंट बी पर कोई प्लेन हवा में आ रहा है और एक शख्स जो है ज़मीन पर मौजूद है और उस हवाई जहाज़ को उड़ते हुए किसी पॉइंट पर देख रहा है, तो ज़ाहिर है हवाई जहाज़ को भी देखने के लिए साइड लाइन ऊपर करनी पड़ेगी, तो फिर एक एंगल बन जाएगा। दिस इज़ आल्सो नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो किस्सा मुख्तसर एंगल ऑफ एलिवेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी चीज़ नीचे या शख्स मौजूद हो और वो ऊपर की डायरेक्शन में देखे, तो उस सूरत में जो एंगल बनेगा डेट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं? जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन में नीचे से ऊपर देखा जाता है, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन में ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाता है। इंटरेस्टिंग बात है ये बहुत। मिसाल के तौर पर यहाँ पर परिंदा बैठा हुआ है पॉइंट बी पे, तो तवज्जो रहे, इस पॉइंट बी पर क्या मौजूद है? कोई बर्ड बैठा हुआ है, कोई परिंदा है। जब आप इस परिंदे को यहाँ से देखते हैं ऊपर शाख के ऊपर मौजूद है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। लेकिन हो सकता है उस लम्हे परिंदा भी आपको देख रहा हो। अगर वो परिंदा आपको देख रहा होगा तो उसके लिए भी एक एंगल बनेगा, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। वो कैसे बनेगा उसको भी समझ लेते हैं। ये साइड लाइन है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन का तस्वुर करें, दिस इज अब हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रेफरेंस लाइन बर्ड की है, और जो ये रेफरेंस लाइन जो है ये उस शख्स की थी जो नीचे मौजूद था, कोई शख्स, और ये बर्ड है, बर्ड की रेफरेंस लाइन है। तो तवज्जो रहे कि जब बर्ड इस शख्स को देखेगा तो इसकी रेफरेंस लाइन से इस जानिब साइड लाइन की तरफ फिर एक एंगल बनेगा। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। अच्छा, मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन के खाने में ही लिख दिया, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप इसको यहाँ पर डायग्राम की सूरत में देख लें मज़ीद दोबारा से। ये वही सिचुएशन है जो भी बयान की है। फर्ज कर लें पॉइंट ए है, यहाँ पे कोई शख्स या पर्सन मौजूद है, मिसाल लेके चलते हैं, कोई पॉइंट है ग्राउंड पर, दिस इज़ ग्राउंड, दिस इज़ पॉइंट बी जो हाइट पर है, किसी हाइट पर पॉइंट बी, इस पॉइंट को भी सी का नाम दे सकते हैं। तो याद रहे कि इस दफ़ा जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे, इस डेट के लिए दिस इज़ योर रेफरेंस लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ये तो आप समझ गए साइड लाइन है इस डायग्राम से, और ये रेफरेंस लाइन है। अब चूँकि नीचे से कोई ऊपर देख रहा है तो उसके लिए ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, लेकिन जब बर्ड या कोई भी शख्स ऊपर, लाइट हाउस पर कोई एक और शख्स मौजूद है, वो नीचे की तरफ देख रहा है, तो ऊपर से नीचे की तरफ एक एंगल बनेगा। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन का नाम दिया जाएगा। ओके, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे की तरफ होता है। आइए स्टूडेंट, अभी आइए एक और आखिरी बात नोट कर लें इस कॉन्सेप्ट के हवाले से। जो वैल्यू एंगल ऑफ एलिवेशन की होगी वही वैल्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन की होगी। दोनों की वैल्यूज़ मस्ट बी सेम। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। याद है जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल इस तरह के, ये अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं, और अल्टरनेट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एंगल सपोज थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन सपोज 30 डिग्री है तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 होगा। अगर ये फ़र्ज़ कर लें 60 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो जो वैल्यू एंगल ऑफ एलिवेशन की होती है नीचे से ऊपर, वही वैल्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन की होती है ऊपर से नीचे की जानिब, क्योंकि दोनों अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट फिर समझ लें कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, उनको कोई लाइन क्रॉस कर रही है, तो उस सूरत में दो एंगल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। एक एंगल ये बन रहा है, गौर से देखिए, ये एक एंगल बन रहा है सपोज़, और एक एंगल जो है यहाँ पर यूँ फॉर्म हो रहा है। अगर मैं इसको एंगल 1 का नाम दे दूँ, इसे एंगल 2 का नाम दे दूँ, तो ये दोनों जो एंगल हैं ये अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये आपने थ्योरम से भी इसको समझ सकते हैं। एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2। ओके, अब हम जा रहे हैं क्वेश्चंस की तरफ तेज़ी के साथ, और उन क्वेश्चंस में इन्हीं एंगल्स के कॉन्सेप्ट का जिक्र होगा, एक ट्रायंगल बनेगी और क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये एक्सरसाइज 30.5 का
क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, जैसा कि अभी बयान किया था, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 100 मीटर हाई, इसका डेटा बना लें भाई, यहाँ से काम लिखना शुरू कर दें, डेटा बनाएं मेरे साथ साथ। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, हाइट दे दी लाइट हाउस की, हाइट ऑफ, नेक्स्ट पेज से करें, क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। हाइट ऑफ लाइट हाउस, लाइट हाउस की जो हाइट है उसको ऐसे शो करेंगे 100 मीटर हाइट। वन 100 मीटर हाई, मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन, और यहाँ लिखा हुआ फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा से शो करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन को, ऑफ अ शिप, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप, एक बहरी जहाज़ है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 18 डिग्री और 30 मिनट, 18 डिग्री 30 मिनट। हाउ फार इज द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, हाउ फार शिप फ्रॉम लाइट हाउस, लाइट हाउस से शिप कितनी दूरी पर है, इस डिस्टेंस को जो है हम x की साइन से शो कर सकते हैं, अननोन वैल्यू है। आइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को मज़ीद समझते हैं कि ये इसमें क्या जो है कहा गया है और मालूम क्या करना है। लाइट हाउस का जिक्र है इसमें। लाइट हाउस के बारे में भी हमने बयान किया है कि समुंदरी जहाज़ों को, शिप्स को सिग्नल देने के लिए सी साइड पर एक ऊंचा हाउस बनाया जाता है, लाइट हाउस, जिसके टॉप के ऊपर लाइट सिग्नल दिया जाता है शिप के कैप्टन को। याद रखिएगा कि वो ग्रीन या रेड, अगर ग्रीन सिग्नल है तो इसका मतलब है कि शिप जो है बंदरगाह पे सी पोर्ट पर आ सकता है, अगर रेड सिग्नल दिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि अभी वो समंदर में रुका रहा है। इस रेड क्लियर? जिस तरह आप ट्रेनों को ग्रीन और रेड सिग्नल देते हैं या ट्रैफिक को ग्रीन और रेड सिग्नल देते हैं रोकने के लिए या मूव करने के लिए। तो देखें यहाँ पर डायग्राम के ज़रिए इसको समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, सॉल्व यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह के सवालात में डायग्राम के ज़रिए चीज़ों को समझना आसान रहता है। मैं यहाँ डायग्राम साइड में बना रहा हूँ। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि लाइट हाउस कहाँ है तो आपका जवाब क्या होगा? इस पॉइंट को अगर हम ए का नाम दे दें, सपोज दिस इज़ पॉइंट बी, कोई भी नाम दे सकते हैं, दिस इज़ पॉइंट सी, लाइट हाउस कहाँ पर है तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे लाइट हाउस जो है वो यहाँ पर मौजूद होगा। ये दिस इज़ लाइट हाउस की एक हाइट होती है, तो दिस इज़ योर लाइट हाउस और इसकी हाइट कितनी दी है? 100 मीटर। ये लाइट हाउस हो गया 100 मीटर। अगर आपसे कहा जाए कि शिप कहाँ पर है तो आप बोलेंगे शिप यहाँ पर मौजूद है, पॉइंट ए पर, यहाँ पर शिप मौजूद है। ये आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन या रेफरेंस लाइन। ये लाइट हाउस है जिसकी हाइट दी है 100 मीटर और यहाँ पर कोई शख्स, दो अफराद हैं, एक शिप का तो कैप्टन होगा और एक लाइट हाउस पर मौजूद शख्स होगा सिग्नल देने के लिए, जिसका काम क्या होगा? शिप को सिग्नल देना। ओके, तो यहाँ पर जब शख्स वो शिप को सिग्नल देगा तो एक एंगल बनेगा। यहाँ पे आगे एंगल लिखा हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप इज़ दिस। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनाएंगे? यहाँ से आप एक सीधी लाइन ड्रॉ करें, ये रेफरेंस लाइन आ गई। इस रेफरेंस लाइन से ये जो लाइन नज़र आ रही है जो शिप तक जा रही है आपकी, यहाँ एक एंगल फॉर्म होगा। दैट एंगल थीटा इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? 18 डिग्री और 30 मिनट्स, 18 डिग्री 30 मिनट्स।
अब क्या पूछा आगे, हाउ फार शिप फ्रॉम लाइट हाउस। ये बताइए कि जो शिप है वो लाइट हाउस से कितनी दूरी पर है। शिप लाइट हाउस से कितनी दूरी पर है। तो याद है कि लाइट हाउस ये मौजूद है पॉइंट सी, इसका बेस है, और ये शिप है। तो सी से लेकर ए तक या ए से सी तक ये डिस्टेंस एक्चुअली हमें कैलकुलेट करना है, एक्स। तो इस डिस्टेंस को हमने क्या नाम दे देना है, एक्स का। तो जो चीज़ भी क्वेश्चन में रिक्वायर होगी उसको अमूमन एक्स की अलामत से, वाई की अलामत से शो कर दिया जाता है। तो इसे हम एक्स के साइन से शो कर देंगे। इज़ दैट क्लियर। तो दिस इज़ द लाइट हाउस, और लाइट हाउस से शिप तक के डिस्टेंस का मतलब है लाइट हाउस के बॉटम से शिप तक का फासला एक्स मालूम करें। गौर से देखें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, ए बी सी, ओके, 100 मीटर, ये आपके सामने हाइट आ गई, ये एक्स हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा तो क्या आप बता सकते हैं? ये वाला अभी बताया था। ये दोनों एंगल क्या हैं? इन दोनों एंगल्स को क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं, और दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये अल्टरनेट एंगल्स हैं और दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। बस ये कि डायग्राम पलट के बनी हुई है, साइड बाय साइड चेंज हो गई है, बाकी वही चीज़ है। तो ये एंगल भी वही होगा जो एंगल यहाँ पर है, थीटा, 18 डिग्री और 30 मिनट्स। तो याद रहे कि ये एंगल भी 18 डिग्री और 30 मिनट्स। समझ गए बात को। अब आप गौर से देखें, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। राइट एंगल ट्राइंगल की खास बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में याद रखिएगा, जहाँ एंगल फिक्स होता है, फर्स्ट कर लें यहाँ एंगल फिक्स है, तो इसके सामने वाली साइड क्या कहलाती है, याद है, परपेंडिकुलर। थीटा के साथ वाली साइड क्या कहलाती है, बेस। और ये वाली साइड कहलाती है हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का बनता है, 90। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के नामों को इनके साथ मैच करेंगे। मैं पूछूं बेस कौन है तो आप क्या बोलेंगे, बोलिए, एक्स इज़ द बेस। अगर आपसे पूछा जाए परपेंडिकुलर कौन है तो आप बोलेंगे 100 मीटर, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये चीज़ हाइपोटेन्यूज हो गई, और यहाँ एंगल थीटा फिक्स हो गया। तो सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, लेकिन फ्रॉम या एज वी नो डेट, मेरे साथ साथ काम लिखिएगा, अलग से टाइम जो है वो हो जाएगा। एज वी नो डेट, देखिए अब इस किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब तक हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और रिलेशन पता नहीं होंगे, इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आपको याद है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा हमने 6 पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। कॉस थीटा किसके दरमियान रेशो होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान। साइन थीटा किसके दरमियान रेशो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान। टेन थीटा किसके दरमियान रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान। ये रेशोज़ अगर हमें अच्छी तरह से याद हैं तो ये क्वेश्चन और एक्सरसाइज बिल्कुल हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, गौर से देखें, ये बेस मालूम करना है, जबकि आपको क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है जो हाइट है। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे टेन थीटा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, वो इस्तेमाल करके क्वेश्चन सिम्प्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखें एज वी नोट एट टेन थीटा, एज वी नोट एट का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, या इन ट्राइंगल ए बी सी इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इन ट्राइंगल ए बी सी, टेन थीटा अप्लाई करते हैं। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपने अप्लाई कर दी। अब यहाँ कीमतें लगा दी, कौन कौन सी वैल्यू लगेगी, थीटा की, परपेंडिकुलर की और बेस की जो डायग्राम में लिखी हुई है। थीटा की जगह आ जाएगा 18 डिग्री और 30 मिनट इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा 102 मीटर, यानी ये हाइट है h, और बेस जो है वो हमने एक सपोज किया जो मालूम करना है। ओके, अब यहाँ मज़ीद वैल्यूज़ फीड करें। h की जगह हाइट देखो कितनी है वहाँ पे ऊपर, 102 मीटर, और x की वैल्यू मालूम करनी है। अब यहाँ पर हमें x तो कैलकुलेट करना है,
वो तो हम शिफ्ट कर लेंगे। तो x यहाँ शिफ्ट कर दीजिए और 10 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए। ओके, x ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे, ताकि x की वैल्यू फाइंड आउट की जा सके। तो देखें क्या होगा यहाँ पे, तवज्जो रहे। x इज़ इक्वल टू 102 मीटर और 10 नीचे आ जाएगा, 10, 18 डिग्री और 30 मिनट। अब यहाँ पे 10, 18 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो कैलकुलेटर से आसानी से हो सकती है, लेकिन इसमें एक काम आपको करना होगा, वो ये कि मिनट को भी डिग्री में चेंज कर लें। देखें कैसे होगा। ये 18 डिग्री है, रफ वर्क। एटीन डिग्री और 30 मिनट को मुकम्मल तौर पे डिग्री में चेंज करें। एक्सरसाइज पहली या दूसरी एक्सरसाइज में हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। प्लस साइन डाल के पहले जो है इसको अलग कर लें। 18 डिग्री प्लस 30 मिनट, प्लस साइन डाल के क्या करेंगे, डिग्री को मिनट से अलग कर लेंगे। अब इस मिनट को डिग्री में चेंज करना है ताकि मुकम्मल तौर पे एंगल डिग्री में आ जाए, फिर 10 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक डिग्री में 30 मिनट होते हैं। याद रखिएगा 1 डिग्री जो है डेट इज़ इक्वल टू 60 मिनट। 60 से डिवाइड करेंगे, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड किया जाता है। तो देखें क्या हो जाएगा यहाँ पे, 18 डिग्री कैलकुलेटर निकाल लें, प्लस 30 डिवाइडेड बाय 60। इस तरह से क्या होगा, ये मुकम्मल तौर पे डिग्री में चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा, देखें यहाँ पे 18 डिग्री प्लस 30 को 60 से डिवाइड करें तो 0.5 आएगा, 0.5 डिग्री। अब डिग्री में डिग्री ऐड कर लीजिए इन्हें, तो ये हो जाएगा 18.5 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि 18 डिग्री 30 मिनट इज़ इक्वलेंट टू 18.5 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 18 डिग्री और 30 मिनट की जगह 18.5 लिखिए। अगले स्टेप में पास बोर्ड पे जगह नहीं है, मेरा अगला स्टेप यहाँ से स्टार्ट होगा। तो x इज़ इक्वल टू यस 102 अपॉन 10 और 18 डिग्री 30 मिनट की जगह आ जाएगा 18.5 डिग्री। अब ये मुकम्मल तौर पे डिग्री में कन्वर्ट हो गया। इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से आप निकाल लीजिए। x इज़ इक्वल टू 102 लिखिए 10 18.5। आप स्टूडेंट्स भी अपने कैलकुलेटर साथ में रखें और इस वैल्यू को कैलकुलेट करें, मेरे साथ साथ काम भी करें और समझे भी। 10 और 18.5 यस 10 18.5 क्या है अभी 0 पॉइंट, बोलिए क्या आ रहा है, 10 18.5 डिग्री ये आएगा 0.3345, 0.3345 आएगा। नोट कर लें इसे प्लीज़, 0.3345 यस यही वैल्यू। अब इसको डिवाइड कर लें तो 102 मीटर डिवाइडेड बाय 0.3345, तो दिस विल गिव यू 304.9 9 और आगे 2 वगैरह आ रही वैल्यूज़। तो अगर आप इसको राउंड कर लें तो आखिरी डिजिट 9 को ख़त्म करें तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 305 के, क्योंकि लास्ट डिजिट को ख़त्म करके इस पिछले डिजिट में एक का इजाफा कर दीजिए 305 और इसका यूनिट होगा मीटर। क्यों, क्योंकि ऊपर डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि जो शिप है वो इस लाइट हाउस के बॉटम से 305 मीटर के फासले पर, रिक्वायर्ड बता लीजिए, रिक्वायर्ड डिस्टेंस ऑफ शिप
दिस इज योर आंसर, राइट दिस डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन का डेटा बना दें। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का ताल्लुक जो है वो लैडर से है, सीढ़ी। आपने देखा होगा घरों में अमूमन लैडर इस्तेमाल की जाती है, सीढ़ी इस्तेमाल की जाती है छत पे, रूफ पे जाने के लिए अमूमन देखा गया है। तो लैडर जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होती है, शॉपकीपर भी इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें कोई कपड़ा या खाने या कोई चीज़ उतारनी हो कस्टमर को बेचने के लिए। लैडर घरों में भी इस्तेमाल की जाती है। तो लैडर के हवाले से लैडर को वॉल के साथ लगाया जाता है। तो लैडर का जो एक पार्ट है वो तो फर्श पर या ग्राउंड पर होता है और दूसरा अपर पार्ट जो है वो वॉल के साथ होता है। तो इस तरह से एक ट्रायंगल बन जाती है, राइट एंगल ट्रायंगल। इस हवाले से एक क्वेश्चन है, याद रहे। आ लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ग्राउंड के साथ लैडर 60 डिग्री का एंगल बना रही है। एंगल ऑफ लैडर, सीढ़ी का जो एंगल है ग्राउंड के साथ डेट इज 60 डिग्री एंड रीचेज अ हाइट ऑफ 6 मीटर ऑन द वॉल। और दीवार पर 6 मीटर ऊंचाई तक ये जा रही है। तो हाइट ऑफ वॉल दे दी। इसको एच के साइन से शो करेंगे। 6 मीटर, हाइट ऑफ वॉल 6 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर। कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर। जो सीढ़ी है उसकी लंबाई बताएं कितनी है। इस लेंथ को जो है हम एल के साइन से शो कर सकते हैं या एक्स के साइन से भी शो कर सकते हैं। एक्स से शो कर देते हैं क्योंकि अननोन वैल्यू को हम एक्स ले रहे हैं। एक्स से शो कर दें, इस तरह से आसानी रहेगी। डेटा कंप्लीट हो गया। यस, एक डायग्राम और बनाई है इसमें लैडर के हवाले से। देखें डायग्राम कैसे बनेगी। देखिए इसी डायग्राम को आप समझ सकते हैं, यहाँ से भी और वैसे ही बना सकते हैं। बिठा देता हूँ इसे पूरे ही। आइए स्टूडेंट देखें, दोबारा से देखें। सोल्व डायग्राम इस स्टाइल में बना लें। फर्ज कर लें ये आपकी वॉल है, और ये ग्राउंड है। ये कौन है बोलिए? ग्राउंड, ज़मीन, और ये क्या आ गई? वॉल। अब इस वॉल पे हमें लगानी है लैडर, सीढ़ी। तो किस तरह से सीढ़ी लगाई जाती है? ऐसे लगाई जाती है ना। ये आपने लैडर लगा दी। ओके, तो ये लैडर का जो बॉटम पार्ट है वो ग्राउंड पर आ जाएगा। इस पॉइंट को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें मैंने इसको एक नाम दे दिया, और इसका जो अपर पार्ट है उसको हम बी का नाम दे देते हैं, जो वॉल के साथ मौजूद है। और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी का। ओके, अब देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दी है। याद रहे कि ये लैडर है हमारे, दिस इज़ योर लैडर, सीढ़ी। एंगल ऑफ लैडर इज 60 डिग्री विद ग्राउंड। ग्राउंड के साथ, ये जो ग्राउंड है इसके साथ लैडर का जो एंगल है वो दिया हुआ है, डेट इज़ थीटा एंड डेट इज़ इक्वल टू व्हाट? 60 डिग्री। पहली इंफॉर्मेशन। हाइट ऑफ वॉल, लैडर कितनी हाइट तक जा रही है? 6 मीटर तक। तो दिस इज़ द हाइट ऑफ वॉल। कितनी? 6 मीटर। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, वॉल तो ऊपर तक होती है अमूमन, या यहाँ तक होगी, लेकिन लैडर जो है इस पॉइंट बी तक जा रही है। तो याद रखिएगा सी से बी तक ये हाइट दी हुई है 6 मीटर। इज दैट क्लियर?
यानी जो अपर पार्ट पॉइंट बी है, सी से बी तक ये फासला हाइट है 6 मीटर। ओके, क्या कह रहे हैं? फाइंड द लेंथ ऑफ लेडर। लेडर की लंबाई बताएं कितनी होगी, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये लेडर है, इसकी लेंथ को हमने शो किया एक्स है, ये हमें मालूम करनी है। यस, मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल तो बन गई, इसमें परपेंडिकुलर कौन है और हाइपोटेनस कौन है, बेस कौन है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन है, ये वाली साइड, तो आप क्या बोलेंगे सर? परपेंडिकुलर बोलेंगे हाइट वाली साइड को। ये वाली साइड जो लेडर वाली है, जो हमें मालूम करनी है, ये कौन है? हाइपोटेनस। इसका मतलब है अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगेगा उसके अंदर हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब आप अपने जहन में लाएं, कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, कौन सा था जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आता है? साइन थीटा लगा लें, ज़्यादा बेहतर है, कोसेक में भी आता है। साइन थीटा क्या था? हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या था? साइन थीटा। याद कीजिए, साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर साइड और हाइपोटेनस साइड के दरमियान रेशो होता है। इस डेट क्लियर? ये इस्तेमाल करेंगे, यहाँ 10 इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों 10 इस्तेमाल क्यों नहीं होगा? क्योंकि 10 में बेस आता है और बेस का जिक्र इस डेटा में न्यूमेरिकल में नहीं है, लिहाजा साइन थीटा इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होगा। आइए, इन ट्राइंगल ABC, फिर बन गई ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल के लिए आप ये इस टाइप का सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको डेल भी पढ़ते हैं। इन ट्राइंगल ABC साइन थीटा अप्लाई कर दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, फिर उसके बाद इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ थीटा, परपेंडिकुलर कौन है वहाँ से देख लें, H, और हाइपोटेनस है हमारा X। हाइपोटेनस कौन है? X है, जो मालूम करना है। अब कीमतें लगाई हैं यहाँ पर। थीटा की जगह क्या आएगा बोलिए? 60 डिग्री। फिर हाइट ऑफ वॉल 6 मीटर और x लेंथ ऑफ लेडर इज टू बी फाइंड आउट। ओके, x। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे? x को ऊपर शिफ्ट कर दें और साइन 60 को नीचे शिफ्ट कर दें, तो देखें क्या हो जाएगा। ये x इज इक्वल टू 6 अपॉन साइन ऑफ 60 डिग्री। ओके, नाउ टाइम कम्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60। साइन 60 डिग्री एक मशहूर एंगल है 60 डिग्री, और इसकी वैल्यू होती है 0.866। याद रखिए, जो साइन ऑफ 60 डिग्री है इसकी वैल्यू, मशहूर वैल्यू 0.866 है। ये वैल्यू जो आप इस्तेमाल करने हैं यहाँ पे साइन 60 डिग्री की तरह, तो देखें क्या हो जाएगा। ये मेरे पास जगह नहीं है, मैं तो यहाँ से लिखूँगा, आप नई लाइन से लिखना। आपके पास जगह ख़त्म हो जाए तो आप नेक्स्ट पेज पे चले आना। काम बिल्कुल नीट एंड क्लीन किया करें। x इज इक्वल टू 6, साइन ऑफ 60 डिग्री 0.866। टाइम कम्स टू यूज़ योर कैलकुलेटर, डिवाइड करें इन दोनों को। कीजिए अब भी। 6 डिवाइडेड बाय 0.866, तो 6.928 इस तरह से वैल्यूज आ रही है। 6.928 एंड सो ऑन, बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। इसको आप देखें, राउंड कर लेते हैं। राउंड कैसे करते हैं पहले भी कई दफ़ा वीडियोस में बताया है, वो वैसे क्लास में भी, लेकिन फिर समझ लें। बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, सब तो नहीं लिखें। कायदा ये होता है कोई नंबर 5 से बड़ा हो तो उसको छोड़ के पिछले डिजिट में 1 का इजाफा कर देते हैं। मिसाल पर 8 5 से बड़ा, इसको छोड़ दें तो पिछला डिजिट 2 है, इसमें 1 का इजाफा कर दें, क्या हो जाएगा? 3। ओके, उसके बाद देखें ये 3 आ गया। अब 3 5 से बड़ा है या छोटा है? 3 5 से छोटा है, तो इसको आप अगर फ़र्ज़ कर लें डिस्कार्ड करते हैं तो पिछले डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा। पिछले डिजिट में चेंज लाने के लिए या तो 5 होना चाहिए या 5 से बड़ा होना चाहिए। तो ये जवाब आपका कहाँ तक होगा? 6.9। अगर राउंड करके लिखना चाहें तो 6.9, और यूनिट क्या होगा? जो यूनिट यहाँ डेटा में गिवन है वही होगा, मीटर। आप चाहें तो इसको मज़ीद राउंड कर सकते हैं,
यानी 0.9 में 9 को भी छोड़ सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? नहीं, 6.9 किसके क्लोज होता है? 6.9 7 के। समझ रहे हैं बात को? अगर कहीं पर फर्ज कर लें दुकानदार को पैसे देने ने आपको रिटर्न करने 6 रुपये 90 पैसे, या आपने दुकानदार को 6 रुपये 6 रुपीज़ और 90 पैसा देना है, 6 रुपये 90 पैसे, तो ज़ाहिर है ना पैसों का हिसाब नहीं होता, या तो वो 7 रुपये होंगे या 6 रुपये होंगे या 6 रुपीज़ होंगे। तो ये जो 0.9 या 90 है, इसके आप ज़ीरो भी लगा सकते हैं, तो ये क्लोज है किसके? 1 के। लिहाजा मोटा हिसाब ये होगा कि डेट इज़ इक्वल टू 7। इसको क्या लिया जा सकता है? 7 ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। x इज़ इक्वल टू 0.9 में 9 को छोड़ दें तो 6 में एक का इजाफा 7 मीटर। ऐसे भी आंसर दिया जा सकता है आंसर। तो ये चीज़ क्या निकाल ली हमने भाई? लेंथ ऑफ लैडर। तो आखिर में लिख लें सीन्स रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ लैडर आंसर। इसके बाकी सवाल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अच्छा, ये आप इसकी वैल्यू ज़रा निकाल के दिखाएं ज़ैनब, साइंस हिस्ट्री की कैलकुलेटर से। आप लोग भी अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल करें। साइंस हिस्ट्री की वैल्यू देखें, क्या यही आ रही है? 0.866 यही आ रही है। चलो, तो बाज़ औक़ात यही वैल्यू नहीं आती, तो उसकी वजह यह है कि या तो कैलकुलेटर आपका रेडियन में फंक्शन में चल रहा होता है, ग्रेडियन में। लिहाजा कैलकुलेटर को डिग्री फंक्शन में रखिएगा। 3 तरह के फंक्शंस कैलकुलेटर में अमूमन इस्तेमाल होते हैं, डिग्री, रेडियन और ग्रेडियन, जो कॉमन कैलकुलेटर हम तलबा इस्तेमाल करते हैं। तो चेक कर लिया करें कैलकुलेटर के टॉप पर छोटा सा डी लिखा होगा, उसका मतलब है डिग्री। अगर डी लिखा हुआ है तो आपकी वैल्यूज़ बिल्कुल सही आएंगी। अगर वहाँ आर या जी ग्रेडियन फंक्शन होगा, जी लिखा हुआ, तो फिर वैल्यू जो है वो सही नहीं आएंगी, डिग्री फंक्शन के लिहाज से नहीं आएंगी, तो जवाब फिर उन फंक्शन के लिहाज से आ जाएगा। तो बी केयरफुल फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।